Hello students, welcome back in our social studies class. We started the chapter from history and the name of the chapter is French Revolution. Let me continue the chapter. Our today's topic is the outbreak of the revolution. Students, आपने previous video में सुना था कि किस तरीके से series of events होते हैं जिसकी वजह से जो थर्ड एस्टेट पीपल थे वो बहुत नाराज थे और अब इस नाराजगी को वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे. Let us discuss. So Louis XVI had to increase taxes for reason that you have learned in the previous section. आप सबने सुना था previous section में कि लुइस 16 ने कुछ कारण की वजह से डिसाइड किया था इंक्रीज करना टैक्सेस को. How do you think he could have gone about doing this? आपको क्या लगता है कि क्या लुइस 16 ऐसा कर पाया होगा? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will done. फ्रांस में उस समय एक खास बात ये थी कि ओल्ड रिजाइम के समय कोई भी मोनार्क अपनी इच्छा से अगर टैक्स लगाना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता था. So rather he had to call a meeting of the Estate General which would then pass his proposal for new taxes. क्या करना पड़ता था उसे? अपनी बात को यूं ही तो मनवा नहीं सकता था. टैक्सेस इंपोज करना तो उसके अधिकार में नहीं था. उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी तभी एस्टेट जनरल्स की और फिर उस मीटिंग में डिसाइड होता था और ये प्रपोजल नए टैक्सेस का या फिर नई किसी भी पॉलिसीज का तब पास किया जाता था. So the Estate General was political body to which the three estates sent their representatives. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एस्टेट जनरल कौन था? एस्टेट जनरल पॉलिटिकल बॉडी था तीनों एस्टेट का. इस एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते थे और वो मिलकर के डिसाइड करते थे कि कुछ नया अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इट मीन्स फ्रांस के राजा के पास इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से टैक्स इम्पोज कर देता. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. हाँ, ये अलग बात थी कि जब मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी तो उसके बाद मोनार्क अकेला भी डिसाइड कर सकता. द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614 और ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी लास्ट बार किंग लुइस 16 से पहले 1614 में. सो ऑन 5th May 1789 लुइस 16 called together an assembly of the State General. वापस से कहानी शुरू करते हैं. ऑन 5th May 1789 लुइस 16 ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल्स की. क्यों बुलाई? टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. और इस मीटिंग के लिए एक बहुत बड़ा हॉल जो था वर्सलीज का उसको तैयार किया गया. The first and second state sent 300 representatives. मीटिंग का सिस्टम क्या था बेटा कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो हैं वो अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे पर थर्ड एस्टेट में रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या 600 थी. 600 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो था वो हायर था. ज्यादा लोग जो थे वो थर्ड एस्टेट में थे और नंबर ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में कम थे. इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव भी थर्ड एस्टेट के ज्यादा थे. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. और एक और खास बात ये थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये बेसिकली प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड लोग थे. पेजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. और उस समय फ्रांस के इस मीटिंग में पेजेंट्स की, आर्टिसंस की और वुमेन्स की एंट्री बैन थी. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. लेकिन उनकी डिमांड जो थी वो लिखी जाती थी और वो डिमांड्स का जो पेपर था वो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेके आती थी. और इस बार भी यही हुआ. 40,000 लेटर्स में थर्ड एस्टेट्स पीपल्स की डिमांड्स को लिख करके ये रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लाए थे. अब जरा बात करते हैं वोटिंग सिस्टम की. वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट. पहले क्या था? सिस्टम था एस्टेट जनरल का कि यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम
वन एस्टेट वन वोट होगा। दिस टाइम टू लुइस 16 was determined to continue the same practice। इस बार भी लुइस 16 यही चाहता था कि वही पिछली प्रैक्टिस ही फॉलो अप की जाए। बट दिस टाइम द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी conducted by the assembly as a whole। इस साल थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे कि इस बार वन एस्टेट वन वोट वाला सिस्टम ना हो, बल्कि जितने मेंबर्स, जितने रिप्रेजेंटेटिव इस हॉल में मौजूद हैं, सबको वोटिंग का इक्वल राइट मिले। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। और ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। और ये जो प्रिंसिपल है, इसे पहली बार सबके सामने लेके आने का जिसको क्रेडिट जाता है वो है रोसियो। इन्होंने इस तरीके का प्रिंसिपल अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया था। When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest। हुआ भी क्या, जब ये प्रपोजल थर्ड एस्टेट ने रखा जनरल असेंबली में, तो राजा ने इस प्रपोजल को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही ये प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वॉकआउट कर गए, असेंबली छोड़ करके चले गए प्रोटेस्ट में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रांस नेशन, फॉर द होल फ्रेंच नेशन। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के, वो अपने आप को स्पोक्समैन के तौर पर देखते थे, उन सभी लोगों के स्पोक्समैन जो कि फ्रेंच नेशन में रहते हैं। तो ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलीज। असेंबली तो छोड़ के आ गए थे, 20 जून को ये लोग असेंबल हुए एक हॉल में, जो कि इंडोर टेनिस कोर्ट था, एक ग्राउंड था वर्सलीज का। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। और वहां पे इस थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो बाकी के लोग थे गैदर हुए, और इस थर्ड एस्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने मिलकर के अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। और ये डिसाइड कर लिया कि हम ये ग्राउंड तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि राजा मान नहीं लेता कि वो अपनी पावर्स को लिमिट में रखेगा, अपनी पावर्स को कम करेगा। तो दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसीज। और इस प्रपोजल को, इस तरीके के रिवोल्ट को लीडिंग किसने किया, लेड किसने किया, एबेसीज ने और मिराबियो ने। मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। कौन था मिराबियो? इसका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था, बट कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फेडरल प्रिविलेज। लेकिन नोबल फैमिली में जन्म लेने के बाद भी ये काफी कन्विंसिंग था, मानता था, समझता था कि फेडरल प्रिविलेज जो है वो सबको बराबरी से मिले। तो ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। और अपनी इस बात के समर्थन के लिए जर्नल लिखता था, अपनी पावरफुल स्पीचेस देता था। और जब भी असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे वर्सलीज में, तो पूरी क्राउड के सामने बहुत ही पावरफुल स्पीचेस रखता था। एबेसीज ओरिजिनली अ प्रीस्ट। एबेसीज एक प्रीस्ट था। wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। और इसने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था और उसका हेडिंग था, का टॉपिक था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट क्या है? तो इट मीन्स बेसिकली द सपोर्टर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट्स आर बिलोंग टू द नोबिलिटी और बिलोंग्स टू द नोबिलिटी क्लास, राइट। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीडेड विद टर्मोइल। उस समय पूरे फ्रांस में टर्मोइल की स्थिति थी, यानी कि पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्थिति थी। अ सिवर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। फ्रांस हम सभी जानते हैं हाइयर लैटिट्यूड्स पर है और सर्दियां यहाँ की बहुत ही हार्श होती हैं, और ऐसा ही एक सिवर विंटर उस समय अराइज हुआ जिसकी वजह से हार्वेस्ट जो थी, फसल जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी। और उस बर्बाद फसल ने अचानक से ब्रेड की कमी कर दी और ब्रेड बहुत महंगे दामों पर बिकना शुरू हुआ।
ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, और इतना ही नहीं, जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, उन्होंने इस सिचुएशन को और भी एक्सप्लॉइट किया एंड होर्डेड सप्लाईज को मार्केट में आने से रोक दिया. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स. और आप सभी जानते हैं जब इंसान भूखा होता है तो बहुत ही गुस्से में होता है. घंटों लाइन में लगने के बाद भी वुमेन्स को जब ब्रेड नहीं मिलता था तो पूरी वो भीड़ जो है बहुत ही गुस्से में आ जाती थी और गुस्से में आकर के दुकानों को आग लगाना शुरू कर दिया इन्होंने. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस. और उसी समय फिर ऐसी स्थिति को देखते हुए राजा ने ट्रूप को ऑर्डर दिया कि पेरिस में एंटर करे. और ये वही दिन था 14 जुलाई. द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म द डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल. और यही वो पीपल मिलिटिया थे जिन्होंने गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के बेस्टाइल किले को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब ये आपकी कहानी आपस में कनेक्ट हो गई है. अब आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि किस तरीके से फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से पीपल मिलिटिया बना, क्यों लोगों ने बेस्टाइल के किले को नफरत का प्रतीक बनाया, क्योंकि वो राजा का प्लेस था और राजा जो था वो अपनी प्रजा के पालन के लिए अच्छी पॉलिसीज, अच्छे प्रोग्राम्स नहीं चला रहा था, बल्कि सिर्फ अपने टैक्सेस इम्पोज कर रहा था. और इन सब से ये लोग बहुत नाराज थे. So, in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. इतना ही नहीं, चारों तरफ एक रूमर फैल गया, एक अफवाह उड़ गई कि हर गांव में लॉर्ड्स ऑफ मैनर जो हैं उन्हें हायर कर लिया गया है और वो लॉर्ड ऑफ मैनर डिस्ट्रॉय करेंगे, जो राइप फसल है, जो अभी तैयार भी नहीं है, उसको भी नष्ट करने वाले हैं. So caught in the frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chattox. और इसीलिए बहुत ही ज्यादा डर की वजह से जो पीजेंट्स थे इन्होंने सीज कर दी डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री थी सीज कर दी. एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चैटॉक्स, और चैटॉक्स पर हमले करने शुरू कर दिए. चैटॉक्स क्या होता था? चैटॉक्स मीन्स a stately residence belonging to a king or a nobleman. चैटॉक्स रेसिडेंस प्लेस होता था नोबेल्स का, राजा का, और जो भी अमीर लोग थे उनका. तो उन पर अचानक से अटैक करने शुरू कर दिए. दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन, जो स्टोर किया हुआ ग्रेन था उनको लूटा. डॉक्यूमेंट्स जो थे रिकॉर्ड के तौर पर मेमोरियल ड्यूज के, जिसमें लिखा रहता है ना कि किसका कितना ड्यू है, उन सबको जलाना शुरू कर दिया. A large number of nobles fled from their homes. और इस डर से बहुत सारे नोबल्स, क्योंकि अब उनकी जान पे बनाई थी, उनको डर था कि ये जो गुस्साई भीड़ है वो उनको मार डालेगी, अपने घरों से भाग गए. Many of them migrating to neighboring countries. बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी देशों में जाकर के बस गए, माइग्रेट हो गए. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now to be checked by a constitution. तो जैसी भी सर्कमस्टेंसेस थे, जब किंग लुइस 16 को लगा कि ये सर्कमस्टेंसेस वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आखिरकार उसने मान लिया कि नेशनल असेंबली में जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी प्रिंसिपल सेट होंगे, अब पावर चेक होगी उसकी और उसी के अकॉर्डिंग अपनाई जाएगी. तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, अब आते हैं हम लोग उस रात के बारे में. रात है 4 अगस्त 1789, रात का समय है 4 अगस्त 1789 का. द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम. इस असेंबली ने एक डिक्री पास की और अबॉलिश कर दिया फेडरल सिस्टम को, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्लिगेशंस थे, टैक्सेस थे, वो डिसमिस हो गए, वो कैंसिल हो गए. Members of clergy too were forced to give up their privileges. और जितने भी members of clergy थे उनको भी अपने privileges जो by birth उनको मिल रहे थे वो उनसे forcefully taken back कर लिया गया. Tithes were abolished. The land owned by the church was confiscated. Tithes और tallies जो दो तरह के taxes थे वो भी abolish कर दिया गया, और जो land अब तक जिस पर चर्च का अधिकार था वो भी वापस ले लिया गया. So as a result the government acquired assets worth at least 2 billion livres. इसकी वजह से गवर्नमेंट ने
कम से कम इन सारे सिस्टम से 2 बिलियन लिवरे कमाया। नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जब राजा ने एग्री कर लिया कि ठीक है भाई, मेरी पावर चेक किया जाएगा, फिर मेरी पावर जो है वो स्टैब्लिश होगी, ऑर्गेनाइज होगी, तो अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। नाउ द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली ने अपना जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा कर लिया था 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था मोनार्क्स की पावर लिमिट करना, ये इसका सबसे मेन पॉइंट था। एंड दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions. अभी तक जो सारा अधिकार, जो सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में था जिसे राजा कहते थे, अब ये अधिकार जो थे वो सेपरेट होने वाले थे, इंस्टीट्यूशंस में बंटने वाले थे। और बेसिकली उस समय 3 इंस्टीट्यूशन बनाई गई, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दीज आर द 3 इंस्टीट्यूशन मेड बाय और असेंबल्ड बाय द Constitution by the National Assembly. This made France a constitutional monarchy. और इन सारे सिस्टम की वजह से फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। The Constitution of 1791 vested the power to make laws. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में 1791 में, इसमें सारी पावर समाई थी, सारी पावर जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में समा गई। And to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. अब कानून बनने लगे नेशनल असेंबली के द्वारा, और कौन बना रहा था? जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे। तो दैट इज सिटीजंस वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सिटीजंस को मौका मिला इलेक्टर्स चुनने का, वो इन टर्न चूज दिस असेंबली। बट वन डिफरेंशिएटिंग थिंग्स हैपन हियर, द वोटिंग राइट इज नॉट गिवन टू ऑल सिटीजंस। ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 10 days of laborers' wages were given the status of active citizens. ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और जो टैक्सेस पे करते थे, इतना टैक्सेस जितना 3 दिन में एक लेबर अर्न करता था, अगर इसके बराबर का टैक्सेस पे करते थे तो सिर्फ उनको पावर दी गई, उनको कहा गया एक्टिव सिटीजन, और उनको पावर थी टैक्सेस, उनको पावर थी वोटिंग की। तो दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, एंड द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजंस। और बाकी जितने भी लोग थे जो टैक्सेस नहीं देते थे और जो वुमेन्स थी, उनको पैसिव सिटीजंस डिक्लेयर किया गया। सो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. तो अगर किसी व्यक्ति को वोट करने का अधिकार लेना था या फिर मेंबर बनना था असेंबली का, तो उसके पास एक कंडीशन थी, उसे हाईएस्ट टैक्स पेयर होना होगा, तभी उसको अधिकार मिलेगा इलेक्टर बनने का और मेंबर बनने का असेंबली का। अंडरस्टूड? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है डिक्लेरेशन से, और डिक्लेरेशन में लिखा रहता है कि कौन कौन से अधिकार लोगों को, नागरिकों को मिल रहे हैं। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। तो ये कुछ ऐसे अधिकार थे, जीवन का अधिकार, बोलने की आज़ादी, अपने ओपिनियंस को रखने की आज़ादी, समानता का अधिकार, ये कुछ ऐसे नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और ये अधिकार लोगों को जन्म से ही मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अधिकार वापस नहीं लिए जाने चाहिए। सो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और साथ में ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर रखा कि स्टेट की ड्यूटी है, देश की ये ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अंडरस्टूड? सी हियर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट इज गिवन इन फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है,
और चलो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में और क्लैरिफाई करते हैं. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स आर मैन आर born and remain free and equal in rights. The aim of every political association is the preservation of the natural and the inalienable rights of man. These are liberty, property, security, and residence to oppression. The source of all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. आज़ादी मिलनी चाहिए जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए ऐसी. The law has the right to forbid only actions that are injurious to society. ऐसे कानून जो कि अधिकारों को छीन ले वो सोसाइटी के लिए हानिकारक होंगे. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to participate in formation personally or through their representative. सभी लोग, सभी citizens पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, चाहे वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इन्वॉल्व हो. तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि नेशनल असेंबली ने सबके साथ इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, एक आपको पढ़ना है और समझना है. एंड हियर सम ऑफ द पॉलिटिकल सिंबल्स आर गिवन. यहाँ पर कुछ इमेज दे रखे हैं, कुछ सिंबल्स दे रखे हैं जो कि उस समय के आइडियाज को शो करती हैं. ब्रोकन चेन. चेन्स वर यूज्ड टू फैटर स्लेव्स. चेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हथकड़ी किसको पहनाई जाती है? या तो हथकड़ी स्लेव्स का प्रतीक होता है, दास्ता का, और या फिर बंधन का. तो टूटी हुई हथकड़ी यानी कि बिकमिंग फ्री, बंधन से मुक्ति. बंडल्स ऑफ रॉड्स और पैसेज. वन रॉड, एक बंडल दिखाई रॉड की और उसमें एक तीर निकल रहा है, ये किसका प्रतीक है? वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट अ एंटायर बंडल. स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. एकता में शक्ति. अगर एक रॉड होगी तो आसानी से टूटेगी, लेकिन अगर उसको बंडल बना दिया जाए तो उस बंडल को ब्रोक करना मुश्किल है. तो इसी तरीके से अगर ह्यूमन अकेला होगा तो उसको हराना आसान है, पर ह्यूमन अगर ग्रुप में होगा और फिर अपनी बात रख रहा है तो इजीली वो बात मानी जाती है, उनको तोड़ पाना मुश्किल है. द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. रेडिएटिंग लाइट, आंख एक ट्राइंगल में और चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है. व्हाट इट सिंबलाइज? द ऑल सीइंग आईज स्टैंड्स फॉर नॉलेज. आईज जो है वो नॉलेज का प्रतीक है, ज्ञान का. एंड द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. और ये जो रेज हैं वो इग्नोरेंस को के क्लाउड को छांट रहे हैं, जो अंधकार है उसको दूर कर रहे हैं. ठीक है. सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर. ये सेप्टर जो है ये रॉयल पावर को सिंबलाइज करता है. एंड लास्ट, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. एक रिंग बनाता हुआ स्नेक जो कि अपनी ही टेल को खा रहा है. सिंबल ऑफ इटर्निटी. द रिंग हैज नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड. इटर्निटी को सिंबलाइज कर रहा है. और रिंग किसका प्रतीक है? जिसका न तो कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है. नाउ द रेड फाइगन कैप. कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. कैप जो है वो उन स्लेव्स के द्वारा पहना गया था जब अपनी आज़ादी को शो करना था. ब्लू, व्हाइट, रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. 3 कलर को शो किया गया था, ब्लू, व्हाइट और रेड. ये नेशनल कलर थे फ्रांस के. द विंगेड वुमेन, पंखों वाली महिला. पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ. जैसे इंडिया में होता है ना, आंख पे पट्टी और हाथ में तराजू लिए एक महिला दिखाई जाती है, और क्या पर्सोनिफाई करती है वो? न्याय, कि सबको इक्वल न्याय मिलेगा. वैसे ही यहाँ पर जो विंगेड वुमेन है ये भी इक्वल राइट्स को पर्सोनिफाइड कर रही है. एंड देन द लॉ टैबलेट. और इस लॉ टैबलेट पे क्या है? ये लॉ टैबलेट शो कर रहा है कि सारे लॉ सिमिलर हैं, इक्वल सिमिलर हैं सबके लिए. इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर इट. के सामने, कानून के सामने सब समान हैं, चाहे अमीर हो या गरीब. तो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एज वेल वेरी मच. द थर्ड टॉपिक, दैट इज द फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. We discuss in our next video. Thank you and have a nice day.